Hello students, good morning to all of you. This is Anil Singh and I am your math educator. मैं आज आपको ट्रायंगल कल मैं आपको ट्रायंगल पढ़ा चुका हूँ और आज मैं आपको सर्किल की सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। और सर्किल में हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें ट्रायंगल मिक्स कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे और उसमें आपको जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, सर्किल जो हमने ट्रायंगल के साथ पढ़ा है वो ज्योमेट्री का पार्ट था, ठीक है। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, सर्किल सॉरी। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चैप्टर्स थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कौन कौन से चैप्टर्स थे? चैप्टर्स थे पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल और कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। इसमें 3 फिगर होते हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। सर्किल की यहाँ पर सेकंड क्लास है और अब मैं फोकस कर रहा हूँ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्किल पर, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि आखिर सर्किल ये जो टॉपिक है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल। दूसरा हम इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करेंगे, है ना, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्किल। तीसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। उसके बाद और ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन, कह सकते हैं कि जो सर्किल का ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन है वो क्या है ना। उसके बाद अगर हम बात करें फैमिली ऑफ सर्किल, ठीक है। उसके बाद इक्वेशंस में भी कई तरह की इक्वेशंस होती हैं, है ना, तो हम एक एक पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक दो चीज़ें इसमें और हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा डिफिनीशन एंड इक्वेशन ऑफ सर्किल की, ठीक है। चलिए आप एक बार देख लीजिए फिर इस पर बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर सर्किल की डेफिनेशन क्या है। ठीक, डेफिनेशन ऑफ सर्किल। तो हम कह सकते हैं कि सर्किल एक तरह से, अगर मैं इस तरह से देखूं तो सर्किल का देखिए एक सेंटर होगा और एक पॉइंट यहाँ पर होगा जो इसका लोकस पॉइंट होगा, है ना। इसको अगर मैं x, y मान लेता हूँ और इसको h और k मान लेता हूँ, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट की,
वो कितनी है, r है। वैसे अगर मैं एक और पॉइंट ले लूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक और पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट की जो दूरी है ये भी r होगी, और अगर मैं एक और पॉइंट ले लूँ तो इस पॉइंट की भी दूरी यहाँ से r रेडियस पर होगी। और अगर मैं इसको ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, तो अगर मैं इन सबको मिला देता हूँ तो ये सर्किल फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर्किल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस, या ऐसे लिख सकते हैं आप, सर्किल इज अ, या कह सकते हैं हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। सर्कल इज अ कलेक्शन ठीक। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि एक निश्चित दूरी, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होंगे। तो ये एक तरह से बेसिक डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके इक्वेशन पर कि आखिर सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसकी इक्वेशन पे। तो पहली जो इक्वेशन है उसे बोला जाता है सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्किल, ठीक है। ठीक, ये क्या है जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल है और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट है यहाँ पर, ये अगर एक्स वाई है, ये अगर एक्स वाई है, और यहाँ से एक पॉइंट है जिसका लोकस अभी हम लोग देख रहे थे, वो अगर x1 y1 है और ये दूरी r है, ठीक। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते हैं, इतना बेसिक है वो, हमें पता होता है पहले से ही। तो अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पे निकालूँ तो आप बताइए क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, उसको अप्लाई कर रहे हैं, प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में r स्क्वायर। और अगर मुझे r निकालना है तो मैं रूट लगा दूंगा, तो स्क्वायर अगर हटाना है तो r इक्वल टू आ जाएगा रूट में x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये एक तरह से बेसिक कह सकते हैं कि एक इक्वेशन है जो सर्किल की यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन और है कि अगर ये जो एक्स वाई है ये अगर ओरिजिन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये एक तरह से 0 0 हो जाए, तो क्या होगा, अगर ये 0 0 हो जाते हैं, x और y यहाँ पर दोनों ही 0 0 हो जाते हैं, तो आप बताइए जहाँ पर x है वो 0 हो जाएगा। तो जब मैं लिखूँगा दोबारा इसको तो r इक्वल टू क्या आएगा, आप बताइए, ये तो 0 माइनस x1 आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ये कब होगा, व्हेन सेंटर विल बी ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन होता है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारी डिफिनेशन है फर्स्ट सर्किल की। उसके बाद इसके अलावा जो इसकी जनरल इक्वेशन होती है उसको देख रहे हैं हम लोग, एक बार आप देख लीजिए और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ और मैं आपसे पूछूं कि वहाँ पे आप इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं, एक तरह से क्वेश्चन के तौर पर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, एक सर्किल है जिसका सेंटर दिया गया है और उसकी रेडियस दी गई है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी इक्वेशन निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, ये इसका सेंटर है -3, 2 और इसकी रेडियस है 4। ये पॉइंट मुझे पता नहीं है, तो मैं इनको जो भी चाहे आप ले सकते हैं, x y ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो आप बताइए, जब मैं इसको डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, r इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस, है ना, या r स्क्वायर से सीधा आप निकाल सकते हैं इसको, r स्क्वायर इक्वल टू x, ये प्लस हो जाएगा x माइनस करते ही, प्लस y माइनस 2। ठीक है, और जब ये r की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 रखूँगा तो ये तो 16 होगा और ये इक्वल टू होगा। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो बताइए क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, इस टाइप से आएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप बताइए क्या जाएगा, 16 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब आप ही बताइए यहाँ पे और क्या बचा हुआ है, 6x। ठीक है, 6x माइनस 4y। और आप ही बताइए मुझे कि यहाँ पर इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा, 9 प्लस 4, तो ये कितना जाएगा, 9 प्लस 4 13। ठीक है, और आप देखिए जब ये 13 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इससे, तो ये फाइनली आ जाएगा अपने पास कितना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, और इक्वल्स टू में जब ये इधर माइनस होगा तो 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 3। ठीक, तो एक तरह से ये आप चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं, इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली लिख लूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो एक तरह से ये इक्वेशन है हमारी सर्किल की। ठीक है, चलिए आप एक बार इसको देखिए। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है उसकी अब हम बात करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से और क्या क्या चीज़ें निकाली जा सकती हैं उसको देखेंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अगर हम इस इक्वेशन से वापस इसमें जाना चाह रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन से मैं क्या निकाल लूँ, जैसे मैं मान लीजिए मुझे सेंटर और रेडियस दी गई थी, तो मैंने ये इक्वेशन फाइंड कर ली, और अगर बाई चांस हमें इक्वेशन दी जाए और ये सेंटर और रेडियस निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका तरीका क्या है। इसका तरीका ये है कि आपको इसमें ये ध्यान देना है कि अगर मैं इन दोनों के एक साथ ले लूँ, ठीक है, फाइंड, मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, फाइंड सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस। तो आप बताइए ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस 6x।
अब आप ये बताइए, ये एक फॉर्मूले में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब एक्स प्लस ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप से कुछ हमें चेंज करना है। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 6x में क्या मैं ऐड कर दूं कि यहाँ पर एक ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए ये एक तरह से 2ab वाला पार्ट है ना, ये कौन सा पार्ट है 2ab वाला, मतलब 2 × 3x है, ये 2 × 3 × x है। तो ये बताइए, ये तो a हो गया, a का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 की जगह 2 यहाँ पर है ही पहले से, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 9 एक बार ऐड कर दूँ और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये आराम से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं इसको लूँ y² - 4y को, तो यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना चाहिए, यहाँ पे देखिए -2ab है ना, -2ab है, तो यहाँ पे मैं अगर 4 ऐड कर दूँ और 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 4 यहाँ पे ऐड किया जा रहा है और 4 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो अगर 4 ऐड किया जाएगा और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे कैसे बनेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से लेके ये वाला नंबर पूरा लेता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा x + 3 का होल स्क्वायर, और ये -9 आप बाद में इसका यूज करेंगे, पहले आप इसको देखिए y² से लेके 4 तक की अगर बात करें तो ये आ जाएगा y, बताइए -2 होगा +2 होगा, -2 होगा क्योंकि यहाँ पे -2ab लिखा हुआ है, तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक ऐसे हो जाएगा। और आप देखें यहाँ पे जो बची हुई वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो -9 बचा हुआ है और -7 बचा हुआ है, और आप देखें कि x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या ये 16 हो जाएगा। और अगर मैं इस इक्वेशन से इसको चेक कर लूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये एक तरह से 4 का स्क्वायर है, तो r की वैल्यू अपने पास आ गई है 4। और बताइए यहाँ पर ये जो पॉइंट थे, किसके पॉइंट, ये सेंटर के पॉइंट, ये क्या क्या आ गए हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x + 3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो x की कितनी हो जाएगी -3, और ये देखना हो जाएगा +2, ठीक। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने एक तरह से एक फॉर्मेट देखा है कि आखिर अगर इक्वेशन दी जाए तो हम सेंटर और रेडियस निकाल पाएँ, और अगर सेंटर रेडियस दिया जाए तो हम इक्वेशन की तरफ वापस जा पाएँ, ठीक है। इसी से मैं एक और फॉर्मूला इसका उसको लिंक कर रहा हूँ, तो वो भी आप देखेंगे कि उसकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं, ठीक है। चलिए इसको आप एक बार देख लीजिए और फिर हम बात करते हैं इसके आगे। तो हम लोग अब बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की। ठीक, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि x² + y² + 2gx + 2fy, ठीक है, + c = 0। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब आप देखिए क्या करेंगे हम कि मैं एक बार इसको रिलेट करा रहा हूँ इससे, ठीक है। अभी यहाँ पे इक्वेशन जो आई थी मैं उसको लिख रहा हूँ, है ना, तो उसमें क्या आई थी हमारे पास, अपने पास आया था x²। अच्छा ये बताइए कि इसमें
इसमें अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो r कितना होगा, r इसमें होता है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, r की वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे जो सेंटर होगा वो होगा माइनस जी एंड माइनस एफ। ठीक है, ये इस इक्वेशन में ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम देखें कि आखिर इससे पहले अपने पास जो इक्वेशन थी उसको लिख रहा हूँ मैं एक बार। ये तो +9 -9 मैंने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। वैसे यहाँ पे +4 -4 मैंने ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। जो चीज़ें पहले से थी उसको लिख रहे हैं। तो पहले से क्या था, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और -3 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास इक्वेशन निकल कर आई थी। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करा देता हूँ तो आप देखिए यहाँ से g और f की वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि जो ये 2gx लिखा हुआ है, ये 2gx एक्चुअली में 6x की जगह लिखा हुआ है ना। वो देखिए x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिखा है, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर लिखा है ना। कांस्टेंट c की जगह -3 लिखा है। तो यहाँ तो c तो हमें डायरेक्ट पता चल गया -3 है, c की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल गई कितनी है, -3 है। और उसके अलावा देखिए क्या है, यहाँ पे लिखिए 2gx इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x। तो अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू निकालूँ तो देखिए जब मैं कंपेयर करूँगा 2 से कट जाएगा 3 बार और g की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3, g की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। वैसे ही जब मैं इसको कंपेयर कराऊँगा तो ये किसके बराबर होगा, 4y के, -4y के। तो बताइए f कितना आएगा यहाँ से, -2 आएगा। ठीक है, तो g और f यहाँ से हमारे आ चुके हैं। तो जब मैं यहाँ पे रखूँगा g की वैल्यू तो यहाँ पे 3 रखा जाएगा। तो जब हम यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे तो ये जब लिखा जाएगा तो -3 आएगा और जब यहाँ पे -2 डाला जाएगा तो यहाँ +2 हो जाएगा। तो सेंटर अपने पास आ गए -3 और 2। और यही वैल्यूज़ जब यहाँ पे रखी जाएंगी तो r की वैल्यू आ जाएगी। और r की वैल्यू क्या आएगी, r बराबर आएगा g का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और f का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 और -c, और c अपने पास कितना है -3। तो यहाँ से -3 रखा जाएगा, -3 रखेंगे तो +3 हो जाएगा। तो बताइए ये टोटल मिला के कितना हो गया 16। और r जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि ये लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इस वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो सीधा इसकी 4 आ जाएगी, 4। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो r है वो कितना है, 4 है और जो सेंटर्स हैं वो अपने पास -3 और 2 हैं। तो देखिए हमने एक तरह से एक ही चीज़ से कई सारी चीज़ें लिंक कर दी हैं और यहाँ से हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आखिर कैसे एक दूसरे से चीज़ें रिलेटेड होती हैं। ठीक है सारी चीज़ें एक ही जैसी, बट वही है कि उनको लिखने का और देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, आप इसको एक बार वॉच आउट करें और फिर मैं इसका अगला पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन और इक्वेशन दो चीज़ें देख ली। दो तरह की इक्वेशन हमने देखी, एक जनरल फॉर्म और एक सेंट्रल फॉर्म। ठीक है,
ये क्या लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्किल ऑन द एक्सिस। तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे इंटरसेप्ट फॉर्म की कि आखिर सर्किल का जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या होता है। ठीक है, तो जैसे इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई भी एक्स और वाई एक्सिस है तो यहाँ पे एक सर्किल मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ जो y को भी किसी 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा, y एक्सिस को, और x को भी इंटरसेप्ट करेगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से सर्किल बनेगा। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी c और d 2 पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पे ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा a और b पर। इस तरह से ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जो y एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो CD है और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है वो AB है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इससे हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देखिए एक बार कंडीशन ये होगी कि अगर हम बात करें कि अगर ये सर्किल x एक्सिस को टच करे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, और अगर y एक्सिस को टच करे तो फिर क्या होगा। तो इस तरह से 2 कंडीशन यहाँ पर आएंगी, और फिर तीसरी कंडीशन आएगी कि अगर वो दोनों को टच करता है, अगर मतलब x और y एक्सिस को टच करता है तो फिर क्या होगा। तो देखिए अगली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी कि अगर सर्किल y में तो इंटरसेप्ट काटे मगर x को ना काटे, मतलब x को टच करे। ठीक है, ये कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन इसमें ये होगी कि सर्किल दोनों ही एक्सिस को टच करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये CD तो आ रहा है मगर यहाँ पर अब ये एक पॉइंट की तरह आ रहा है, मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं कट पा रहा है ना। उसके बाद तीसरी कंडीशन इसमें क्या आएगी, तीसरी कंडीशन है कि अगर सर्किल दोनों ही एक्सिस को टच करता है, ठीक, तो ये इसकी थर्ड कंडीशन है। तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स आएंगे, ये P और Q मान सकते हैं इसको हम। तो ये 2 यहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस हैं और 3 अलग अलग कंडीशन के हिसाब से 3 अलग अलग रिजल्ट्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमारा जो रिजल्ट है वो इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, और फिर हम एक एक्स एक्सिस को अगर ये टच करेगा, इसको लिख लेते हैं ऊपर हम लोग कि इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। यहां पे क्या है, सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, और यहां पे सर्किल टचेस वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ये। ठीक है, एक कंडीशन उसमें और बन सकती थी कि y को टच करता और x में इंटरसेप्ट करता। ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक, इस तरह से कुछ आता, थोड़ा सा और इसको सही से बना लीजिए आप। ठीक, तो यहाँ पे ये इसमें तो एक मिनट, ठीक है, ये चलिए हम इसके आगे देख लेंगे कि जो इसकी एक और कंडीशन है वो कैसे आ रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये वाली जो कंडीशन है इसमें एक्स एक्सिस को अगर टच करता है तो क्या होगा। तो देखिए अगर ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो AB जो है, ये वाला पार्ट, ये AB जो पार्ट है ये हो जाएगा 0। तो अगर AB 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, देखिए आप बताइए। AB 0 होते ही क्या होगा, ये हो जाएगा 2। सर्किल की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो उसमें R बराबर हमने निकाला था G² प्लस F² माइनस C। ठीक, इस टाइप से हमने निकाला था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे
जो g था वो हमेशा x के साथ आता है, तो यहाँ पे क्या है कि x एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे g आएगा, तो 2g² माइनस c, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे f जो है वो होगा और यहाँ पे जो g है वो एक तरह से कह सकते हैं नहीं होगा, ठीक है। तो आप बताइए मुझे कि जब मैं इसका यूज़ करूँगा तो यहाँ पे इक्वल टू में 0 हो जाएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो g² इक्वल टू c हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, g² या g² इक्वल टू c, दोनों में से कोई एक बात कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे CD 0 हो जाएगा, है ना, CD 0 हो जाएगा, मतलब y एक्सिस को टच करेगा मगर x में इंटरसेप्ट काटेगा, इसका ये मतलब है ना। तो आप देखिए तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो CD है वो 0 हुआ है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू √f², यहाँ पे 2 भी है स्टार्टिंग में, माइनस c, और जब ये सॉल्व होगा तो आप बताइए c इक्वल टू आ जाएगा f²। अच्छा, तीसरी जो इसकी कंडीशन थी जिसमें दोनों एक्सिस को ये टच कर रहा था, तो उसमें क्या हो जाएगा फिर, इसको मैं ऊपर बना देता हूँ कि अगर कभी ऐसे आ जाए तो यहाँ पर AB बराबर CD इक्वल टू, ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं C बराबर f² इक्वल टू g², ठीक। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। देख लीजिए आप, कोई अगर डाउट होता है तो आप उसमें चैनल में पूछ सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी बता सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, उम्मीद है समझ में बातें आ रही होंगी। अब मैं बात करता हूँ इसके डायमेट्रिक फॉर्म की, ठीक है, वो क्या है देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से जो भी सर्किल के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं, और जो अगली क्लास होगी सर्किल की, जो थर्ड क्लास होगी, उसमें हम लोग थ्रू आउट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज मैं पहले आपको बेसिक कंप्लीट करा दे रहा हूँ ताकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई समस्या या दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, और फिर उसके बाद जब क्वेश्चन होंगे तो वो आराम से होते चले जाएंगे, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देखी, इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्किल। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ठीक। अब चलिए बात करते हैं आखिर ये क्या है। तो इसमें देखिए होता ये है कि अगर कोई सर्किल है और सर्किल में डायमेट्रिक लिखा हुआ है वर्ड, मतलब कि एक तरह से डायमीटर की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पे जो डायमीटर है वो अगर AB है, तो आप बताइए, अगर कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी सेमी सर्किल पर कोई एंगल बनेगा तो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पे अगर ये एंगल बनाया जाएगा तो ये 90 डिग्री का बनाया जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट अगर हम E ले लें तो ये हो जाएगा XY, और ये X1 Y1, और ये X2 Y2, ठीक। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी डायमेट्रिक फॉर्म क्या होगी वो देख लेते हैं जरा। तो आप बताइए इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये इसकी होती है डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बस जस्ट लाइक अ कंटेंट आपको रेडी रखना है
कि क्वेश्चंस में हमें अगर कोई चीज़ रिमाइंड करनी हो तो वो आराम से हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे, अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। इसके बाद एक सर्किल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल क्या है, जरा इसको देखते हैं। ठीक, डायरेक्टर सर्किल क्या है? देखिए, डायरेक्टर सर्किल का मतलब ये होता है कि अगर कोई सर्किल है और उसमें ये एक सर्किल है और इसमें दो टेंजेंट अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बना रही हैं, दो टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो आप देखिए इसको कैसे बना सकते हैं हम। तो ये जो एंगल है ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो ये दो जो टेंजेंट जा रही हैं यहाँ से वो 90 पे आगे जाके मीट कर रही हैं। ठीक है, कह सकते हैं हम टू टेंजेंट्स मीट एट 90 डिग्री। और अगर मैं जिस पॉइंट पे ये मिल रही हैं उसी पॉइंट से एक और सर्किल बना दूं तो उस सर्किल को बोला जाएगा डायरेक्टर सर्किल। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये एक डायरेक्टर सर्किल है। ठीक है, तो आप बताइए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इस सर्किल में होंगे और इसमें कंडीशन ये होती है कि ये जो सर्किल होगा इसकी जो रेडियस होगी वो इसको आप ये भी कह सकते हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये वाला जो सर्किल है वो इसका क्या है, या कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जो जिसका सेंटर सेम हो। तो अगर ये दोनों सर्किल देखे जाएं तो इन दोनों का सेंटर एक ही है, तो अगर सेंटर एक है तो हम इनको कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल। और यहाँ पे जो एक पॉइंट है जो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये जो डायरेक्टर सर्किल है इसकी जो रेडियस होगी वो इस छोटे वाले सर्किल की रेडियस की √2 टाइम्स होगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी रेडियस को रेडियस ऑफ कॉन्सेंट्रिक नहीं, डायरेक्टर सर्किल इज √2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर सर्किल। ठीक, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देखिए। अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप एक बार वॉच आउट कर लें, फिर मैं बात करता हूँ आगे से। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी को क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सर्किल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ पर। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं पहला केस, डिसजॉइनिंग ऑफ सर्किल। डिसजॉइनिंग ऑफ सर्किल का मतलब क्या है, दो सर्किल ज्वाइन ना होके दूरी पर होंगे। ठीक है, जैसे कि इस तरह से ये दो सर्किल हैं जो कि डिसजॉइनिंग सर्किल कहलाते हैं। तो यहां पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं
यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो आप बताइए इनको बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT, है ना। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT। और अगर मैं ऐसे तिरछी लाइनें ले लेता हूं यहां पर, तो ये कहलाएंगी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, TCT कह सकते हैं इसको। ये DCT है और ये TCT है, ये इसका शॉर्ट वर्जन है। अगर कहीं पे लिखा जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इस सर्किल की रेडियस R1 है, इसका सेंटर C1 है, इसकी रेडियस R2 है और इसका सेंटर C2 है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं लेंथ C1 और C2 की बीच की बात करता हूँ, तो C1 और C2 की जो बीच की दूरी होगी वो एक तरह से हम कह सकते हैं वो ग्रेटर देन होगी R1 प्लस R2 से। तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन होगी R1 प्लस R2 से। और यहाँ पे अगर मैं कॉमन टेंजेंट की बात करूँ कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स ऑफ डिसजॉइनिंग ऑफ सर्कल्स, तो आप बोलेंगे 4। तो यहाँ पर 4 कॉमन टेंजेंट्स आएंगी, 4 कॉमन टेंजेंट्स आएंगी, ठीक। और यहाँ पे जो C1 C2 की जो लेंथ है वो R1 प्लस R2 से मैक्सिमम या ज़्यादा कह सकते हैं होगी। और इसी तरीके से अगला जो केस है उसमें हम लोग ज्वाइनिंग ऑफ 2 सर्किल, ये कह सकते हैं 2 सर्किल टच ईच अदर, ठीक है। उसको देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, अगर सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं, अगर सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं और वो एक्सटर्नली टच करते हैं तो उसमें कंडीशन क्या होंगी उसकी बात करते हैं। तो जैसे देखिए आप, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, ये 2 सर्किल हैं। और यहाँ पर ये जो R1 है और ये R2 है, ये सर्किल की रेडियस है, ये सर्किल का सेंटर है, ये R2 जाएगा। और आप बताइए यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट होगी एक तो ये हो जाएगी, ठीक है, एक और ये हो जाएगी और एक ये वाली हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो लेंथ होगी C1 C2 की, लेंथ बिटवीन 2 सेंटर्स, वो इक्वल होगी R1 प्लस R2 के। और यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट्स होंगी वो 3 कॉमन टेंजेंट्स होंगी, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो कॉमन टेंजेंट्स हैं वो टोटल हो जाएंगी 3। अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट होगा सर्किल टचिंग ईच अदर इंटरनली। ये तो एक्सटर्नली वाला पॉइंट था, एक होगा इंटरनली, उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे इंटरनली टच कराते हैं तो कंडीशंस क्या होंगी वो देख लेते हैं जरा एक बार, है ना। इसमें देखिए क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप देखें जो C1 C2 की जो दूरी है, C1 और C2 की जो दूरी है वो आप बताइए क्या हो जाएगी? क्या R1
और R2 के डिफरेंस के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे R1 यहाँ से यहाँ तक है और R2 ये है। तो जब मैं R1 में से R2 माइनस करूँगा तो ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू अगर x है तो x ही तो है C1 और C2 के बीच की दूरी। तो हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर हो जाएंगे R1 माइनस R2 के। और आप बताइए यहाँ पे कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी? कॉमन टेंजेंट्स होंगी ओनली 1। ठीक, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट्स 1 होगी। चलिए, इसके बाद कौन सा पॉइंट हो सकता है? इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि देखिए अब सर्किल यहाँ पे टच नहीं होगा, अब सर्किल इसके अंदर जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी और कोई इस तरह की कंडीशंस वहाँ पे बनती नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन ये कह सकते हैं हम कि सर्किल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनेगा। तो इंटरसेक्ट वाली पोजीशन में क्या हो जाएगा कि अगर सर्कल्स इंटरसेक्टिंग अगर सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक कंडीशन ये आएगी, और आप देखिए यहाँ पे कॉमन टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी? 2 कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगी। और आप बताइए ये जो C है ये C1 और इसका सेंटर C2, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आप बताएं कि जो R1 होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा और जो R2 होगा वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, तो आप बताइए कि यहाँ पे अगर मैं C1 और C2 की डिस्टेंस लिखता हूँ, C1 और C2 की जो लेंथ है अगर मैं इसको लिखता हूँ, तो आप बताइए क्या ये जो वैल्यू है ये छोटी होगी R1 प्लस R2 से? ये जो छोटी होगी वैल्यू R1 प्लस R2 से, और ये वैल्यू बड़ी होगी R1 माइनस R2 से, क्योंकि R1 माइनस R2 अगर मैं करूँगा तो ये दोनों वैल्यूज़ जो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली इससे छोटी वैल्यू आएगी। तो आप बताइए यहाँ पे R1 माइनस R2 से ये वैल्यू बड़ी होगी। और कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो जाएंगी? कॉमन टेंजेंट्स यहाँ पर हो जाएंगी 2। कॉमन टेंजेंट्स यहाँ पर हो जाएंगी 2। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने कॉमन टेंजेंट्स को यहाँ पे देखा। अब बात करते हैं इसके आगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक दो प्रॉपर्टी जो मैंने छोटी छोटी आपको इसमें बताई थी इस सर्किल में, उसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें, वो बात करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर कभी भी सर्किल, हम एक तरह से एक थ्योरम की बात कर रहे हैं, है ना, आप मान सकते हैं कि एक थ्योरम है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेक करेंगे कि आखिर ये थ्योरम क्या है और किस तरह से अप्लाई होती है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये क्या है? देखिए ये थ्योरम हमेशा कब इस्तेमाल होगी? जब एक टेंजेंट और एक कॉर्ड आएगी, एक टेंजेंट और एक कॉर्ड आएगी। तो अगर हम एक टेंजेंट ले लेते हैं यहाँ पे, और एक कॉर्ड ऐसे ले लेते हैं, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करेगी सर्किल को, उसी पॉइंट से एक कॉर्ड अगर हम ड्रॉ करते हैं, और मैं इसको CD मान लेता हूँ, ये AB है, तो देखिए इसमें होगा क्या कि एक एंगल छोटा होगा और दूसरा वाला एंगल बड़ा होगा। अच्छा, इसका नाम ही है अल्टरनेट सेगमेंट। तो अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि जो एंगल्स हैं वो अल्टरनेटिवली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इधर वाला जो एंगल है वो इधर आएगा, यहाँ पे कोई भी एंगल बनेगा वो अल्फ़ा के बराबर होगा, मतलब कि मेजर सेगमेंट में। जो माइनर एंगल है वो मेजर सेगमेंट में जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अल्फ़ा आएगा, और जो माइनर
जो बड़ा एंगल है वो माइनर सेगमेंट की तरफ जाएगा, तो माइनर सेगमेंट ये छोटा वाला है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा एंगल बीटा। इस तरह से ये एंगल ट्रांसफर हो जाते हैं और इसी को बोला जाता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर? तो उम्मीद है आप ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब जरा बात करते हैं इसके एक छोटे से क्वेश्चन को लेता हूँ मैं। देखिए, मुझे यहाँ पर बताना है एंगल, फाइंड एंगल सी ए डी प्लस सी बी डी। ये निकालना है मुझे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये एंगल कैसे निकलेगा और क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो देखिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ से इस लाइन को ऐसे कनेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे जो अल्फ़ा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल अल्फ़ा है, तो आप देखिए ये जो एंगल है, ये छोटा वाला एंगल है, तो ये मेजर सेगमेंट की तरफ जाएगा और ये कॉर्ड की तरह काम कर रही है CB। CB इज़ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये माइनर सेगमेंट और ये पूरा मेजर सेगमेंट है। तो कहीं पर भी एंगल बनेगा तो ये वाला एंगल जो बन रहा है आप देख सकते हैं, ये वाला, तो ये एंगल जो होगा वो अल्फ़ा होगा। और वैसे ही अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा। इस तरह से ले सकते हैं। और आप देखिए, अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। और आप देखिए, अगर मैं इसको और इसको, इन दोनों को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो जब मैं ऐड करूँगा तो सीधी सी बात है, ये दोनों कट जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, 180 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम है वो फाइनली कितना आ गया, 180 डिग्री। तो देखिए, आप इसको डायरेक्टली रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं कि अगर कहीं पर भी ऐसा फिगर आता है तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमेशा फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ मैंने अपनी तरफ से नहीं ली हैं। जो भी चीज़ें हैं वो इसी से निकल के आई हैं। हमने कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से नहीं ली। अल्फ़ा, बीटा, ये सारी हमने एक वेरिएबल के फॉर्म में लिया है। कोई 30, 40, 50 ऐसी करके वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये जो भी आ रहा है ये एक तरह से रिजल्ट की तरह है, और ये जैसी कंडीशन अगर इस तरह से बनती कहीं पर तो हम डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके आगे वाले पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं अबाउट इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, या कह सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, अबाउट, हम बात कर रहे हैं अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का यूज़ क्या है यहाँ पर वो देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, ये B है, C है और ये D है। एक बात ये ध्यान रखनी है इसमें कि जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स का मतलब वर्टेक्सेस, जो भी वर्टेक्स हैं वो सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे, और अगर ऐसा होगा तो इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ये A है और ये B है तो हम कह सकते हैं इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और वैसे अगर ये C है और ये D है तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। और वाइस वर्सा भी ये यूज होता है कि अगर कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी, हम कह सकते हैं वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और वहाँ से हम इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो यूज़ है
वो क्या है वो बात करते हैं। ठीक, मेजर यूज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, तो मैं आपको एक ऐसी कंडीशन बता रहा हूँ जहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको एक तरह से समझने में आसानी होगी कि इन सब बातों का आगे भी इस्तेमाल होता रहता है। ठीक है, ये पॉइंट्स की तरह हैं, आप अगर इनको याद करके रखते हैं या माइंड में रखते हैं तो रिमाइंड कर पाते हैं, तो वो चीज़ें याद आती हैं और वो आराम से सॉल्यूशन होते हैं। और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर वहाँ पे अगर चीज़ें पता नहीं है तो फिर ये सोच पाना बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसी कुछ कंडीशंस यहाँ पर होती भी हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पे कि इसका अगला पॉइंट जो है वो इसमें ये वाली चीज़ कैसे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो एक ऑर्थो सेंटर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। ठीक, ऑर्थो सेंटर को बोला जाता है लंब केंद्र। ये है क्या, कैसे बनता है ना, उसकी बात करते हैं। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स या हाइट कह सकते हैं, एल्टीट्यूड्स और हाइट्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर सर्किल का यहाँ पे कोई खास अभी रोल नहीं है, अभी ट्रायंगल पर आते हैं। और ये ट्रायंगल अगर ABC है, देखिए आप, और आप बताइए ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स या हाइट्स। तो मैं हाइट ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, पहले मैं हाइट ड्रॉ करूंगा AD, फिर मैं BE और फिर CF। ठीक, और ये वाला जो पॉइंट है ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है और इस वजह से हम इसको बोलेंगे O, मतलब ऑर्थो सेंटर, या कह सकते हैं लंब केंद्र। अच्छा, ये पॉइंट मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ हो रहा है, इस वजह से बताया जा रहा है। अब देखिए यूज़ कैसे हो रहा है, आप बताइए मुझे कि अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक करूँगा कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये ट्रायंगल BOC में मुझे ये दो एंगल के बारे में कोई आइडिया यहाँ पर अभी नहीं है। मैं नहीं जानता कि एंगल कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जो लाइन जा रही है ये एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जा रही है। ये तो केवल डायरेक्टली परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर, और ये परपेंडिकुलर है AB पर। तो यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि एंगल क्या है, और जब तक ये दोनों एंगल नहीं आएंगे तो ये एंगल फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, तो फिर इसको इनडायरेक्टली कैसे प्रूफ किया जाए, तो वो देखते हैं। तो आप इसको यहाँ से समझिए, हम बात करें AFOE की। AFOE एक क्वाड्रिलेटरल है। AFOE क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180, और अगर इनका सम 180 तो इन अपोजिट एंगल का सम भी 180 हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल A है प्लस एंगल FOE यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 180 डिग्री होता है तो हम कह सकते हैं कि जो FOE है वो BOC के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस एंगल BOC, ठीक है, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप बताइए एंगल BOC कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस एंगल A। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कभी भी ट्रायंगल में इस तरीके के फॉर्मूले आते हैं तो उसमें सिमेट्री जरूर होती है। मतलब अगर हम इसको दूसरी तरीके से लिखें तो हम बिना प्रूफ किए लिख सकते हैं कि अगर मुझे AOC निकालना है तो मैं ये देखूंगा कि जस्ट सामने वाला एंगल 180 से माइनस होगा। जैसे इसमें हुआ है 180 माइनस जो भी एंगल सामने है, वैसे अगर हम AOC निकालेंगे तो 180 माइनस B, और अगर मैं AOB निकालूंगा तो 180 माइनस C। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहाँ है, क्योंकि मैं तो पॉइंट मैंने जो स्टार्ट किया था वो वहाँ से स्टार्ट किया था साइक्लिक से। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे है, देखिए इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180,
तो हम कह सकते हैं कि क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्योंकि अगर 180 सम हो रहा है अपोजिट एंगल्स का तो हम कह सकते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है आपको, ये एक चक्री चतुर्भुज हो जाएगा। और वैसे ही क्या ये वाले भी चक्री चतुर्भुज होंगे, वो तो तीनों तरफ से होगा ना। और वैसे ही इधर भी, तो ये तीनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हम देखें यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं था कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है। तो हम बता सकते हैं कि कितने क्वाड्रिलेटरल हैं यहाँ पर जो साइक्लिक हैं, बताइए। 3, कौन कौन से? चतुर्भुज AFOE, चतुर्भुज FODB और चतुर्भुज EODC। ये तीनों क्या हो जाएंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पे 3 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आ रहे हैं। ठीक, चलिए। तो इस तरह से आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं, ख़त्म करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जो भी आगे आने वाली क्लासेस हैं वो कनेक्ट की जाएंगी पिछली क्लासेस से, और अगली जो हमारी क्लास होगी वहाँ पे मैं सर्किल के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल क्वेश्चन बेस्ड क्लास होगी। आज मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई हैं उसी पर बेस्ड जो होंगे वो सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।